जी क्लास, वॉइस क्लियर है? अभी मैं कुछ बोल नहीं रही, सारे पार्टिसिपेंट्स को एंटर कर रही हूँ, इसलिए आपको आवाज नहीं आ रही होगी। ओके, कंटिन्यू करते हैं। ओके जी, कंटिन्यू करते हैं। वी वर डिस्कसिंग इंट्रानेट एंड एक्सट्रानेट। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट पैरामीटर होते हैं। वन इज इंटरनेट। इंटरनेट ग्लोबली एक्सेस, ठीक है, इसको कोई भी कहीं से एक्सेस कर सकता है। इंट्रानेट, जिसमें आपके पास लिमिटेड फंक्शनैलिटी हो एज कम्पेयर टू इंटरनेट। इंटरनेट इजीली कहीं से भी जो है वर्क कर सकता है। इंटरनेट इज जस्ट ओनली फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा एप्लीकेशन या एक ऐसी चीज जो विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन ही अवेलेबल है। आप आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन जाएंगे, यानी कि वो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क पे चल रही है। जैसे ही नेटवर्क का सर्वर डाउन होगा, वो एप्लीकेशन भी नहीं वर्क करेगी। और विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन प्रेमिसेस ही आप उसको यूज कर सकते हैं। एक्स्ट्रानेट, एक्स्ट्रानेट बेसिकली आपके पास क्या है? प्राइवेट इंटरनेट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन ही। बट ये इंटरनेट से थोड़ा सा इस तरीके से डिफरेंट हो सकता है कि आप इसमें स्पेसिफिक यूजर्स बता सकते हैं कि दीज आर द स्पेसिफिक यूजर्स, लाइक सेट ऑफ सप्लायर्स, डेवलपर्स, के ये लोग ही सिर्फ इस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। हर किसी को एक्सेस नहीं देना विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन भी। अगर आप सब क्लासेस डिफाइन करना चाह रहे हैं तो यू कैन यूज एक्स्ट्रानेट। सो इंटरनेट ग्लोबली एक्सेसिबल, कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। इंट्रानेट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो सब एक्सेस कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन प्रेमिसेस के अंदर रहते हुए। एंड एक्स्ट्रानेट सेम एज इंट्रानेट, बट इसमें आप स्पेसिफिक इसको थोड़ा सा और फिल्टराइज कर सकते हैं कि विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ ये पर्टिकुलर एम्प्लॉयज या लोग ही उसको एक्सेस कर सकते हैं। ई बिजनेस एंड ई गवर्नमेंट। ई बिजनेस क्या है? आपके पास इलेक्ट्रॉनिक बिजनेसेस, यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट टू एग्जीक्यूट मेजर बिजनेस प्रोसेसेस इन द एंटरप्राइजेस, यानी कि अब आप अपने बिजनेसेस को रन करने के लिए यू आर यूजिंग इंटरनेट। इंक्लूड्स ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स ओवर इंटरनेट। जैसे दराज पे हमारे पास डिफरेंट जो है वो ऐसी एप्स हैं जो थ्रू इंटरनेट हमारे पास ऑनलाइन परचेजिंग हो रही है, हम ऑनलाइन चीजों को बाय भी कर रहे हैं और सेल भी कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड ई बिजनेसेस, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, जिसका अभी आजकल और कोविड के बाद तो इसका बहुत ज्यादा स्कोप हो गया है, जिनको हम स्मॉल बिजनेसेस भी कह रहे हैं। आजकल तो हर कोई जो है, इवन आप फेसबुक पे भी देखें तो हर कोई जो है वो अपना स्मॉल बिजनेस रन कर रहा है। ई गवर्नमेंट, ई गवर्नमेंट आपके पास क्या है? द एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट एंड नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज टू डिजिटली इनेबल गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर्स एजेंसीज रिलेशनशिप विद सिटीजन, बिजनेस एंड अदर आर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। मींस कोई हमारे पास नादरा की अगर हम करवा रहे हैं तो नादरा के लिए हमें नादरा को ऑफिस ना जाना पड़े, घर बैठे ऑनलाइन ही इस तरह जो गवर्नमेंट की डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, या जो हमारे इंटर मैट्रिक के जो रिजल्ट्स आ रहे होते हैं जिसमें हमने अपना सिर्फ रोल नंबर एंटर करना होता है, वो वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाते हैं। तो इसको हम कह रहे हैं ई गवर्नमेंट। कोई भी गवर्नमेंट बेस्ड एजेंसी या कोई भी गवर्नमेंट के अंदर आने वाला कोई भी पब्लिक सेक्टर जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो ओवर द इंटरनेट जब वर्क कर रही हो तो उसको हम ई गवर्नमेंट कह रहे होते हैं। जी क्लास, यहाँ तक कोई क्यूरी है? कोई सवाल माइंड में?
लास्ट वाला ई गवर्नमेंट, ई गवर्नमेंट बेसिकली, अच्छा इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस तो कोई भी रन कर सकता है, कोई भी पर्सन, ठीक है, जो ऑनलाइन की कोई भी चीज अपनी जो है वो सेल करना चाह रहा है। लेट्स से मैंने अपना एक पोर्टफोलियो बनाया, उसमें मैंने कुछ प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग वगैरह डाल दी, और प्राइसिंग वगैरह डालने के बाद मैंने कहा कि मैं इसको इस प्राइस पे सेल कर रही हूँ, और उसकी मैंने डिफरेंट जो है वो मार्केटिंग करना स्टार्ट कर दी, लेट्स से फेसबुक वगैरह पे सेंड कर दिया। ये तो ई बिजनेस हो गया, स्मॉल बिजनेसेस जो कोई भी प्राइवेटली कर सकता है। ई गवर्नमेंट इज दैट कि कोई भी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के अंडर आने वाली कोई भी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी जो ऑनलाइन काम कर रही है, ठीक है, जैसे एयरफोर्स वगैरह की भी जो है वो कोई वेबसाइट बनी हुई है, अगर उस पर कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है तो वहां पे आप वहां से वेबसाइट से ले सकते हैं। ई गवर्नमेंट इज दैट द एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट एंड नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज टू डिजिटली इनेबल गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर एजेंसीज, यानी कि जितनी भी गवर्नमेंट के अंडर जो एजेंसीज रन हो रही हैं या जितनी पब्लिक सेक्टर एजेंसीज हैं, रिलेशनशिप विद सिटीजन्स, कि हाउ दे कैन कम्युनिकेट विद सिटीजन्स, विद डिफरेंट यूजर्स थ्रू ऑनलाइन। ऑनलाइन जो है गवर्नमेंट अपनी जो है कोई डिफरेंट वेबसाइट्स वगैरह चला रहा है, बिजनेसेस एंड अदर आर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के अंडर आने वाली जितनी भी एजेंसीज हैं जो ऑनलाइन काम कर रही हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो गवर्नमेंट के अंडर आ रही हैं, जो पब्लिक सेक्टर की हमारे पास कंपनीज हैं, वो जो ऑनलाइन अपनी ट्रांजेक्शन्स कर रही हैं, वेबसाइट वगैरह पे जो काम हो रहा है, वो सारी चीजें हमारे पास क्या होंगी, उसको हम ई गवर्नमेंट कह रहे हैं। जितने भी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस जो ऑनलाइन अपने काम रन कर रही हैं, उनको हम ई गवर्नमेंट कह रहे हैं। जी क्लास यहां तक क्लियर है? जी हसन, आपको अनम्यूट कर दिया मैंने। मैम प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, दोनों ही बिजनेस में आएंगे? जी, ओके। अगर हम गवर्नमेंट वाले को कुछ और ऑनलाइन करवा रहे हैं तो वो ई गवर्नमेंट कहलाएगी, और अगर प्राइवेट है, जैसे मैंने अपना कोई स्मॉल बिजनेस रन करना है, तो वो सिंपली ई बिजनेस के अंदर आएगा। और अगर गवर्नमेंट के अंडर कोई भी फर्म है, कोई भी कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई गवर्नमेंट बेस्ड एजेंसी है, सो वो इलेक्ट्रॉनिकली ऑनलाइन कोई काम कर रहे हैं, तो फिर वो ई गवर्नमेंट के अंदर आएगा। बेसिकली वो है ई बिजनेस ही। ठीक है, जो हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज ऑर्गेनाइजेशन, different types of organization and its different strategies, information systems organization and different strategies which run under the organization। तो सबसे पहले तो हमारे पास आ गया ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन क्या है? आईटी एंड ऑर्गेनाइजेशन इन्फ्लुएंस वन अनदर, ठीक है, वो कह रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रही होती है। इन्फ्लुएंस मींस एक दूसरे पे असरअंदाज होती हैं। जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जितने ज्यादा बेस्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स आपने और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप यूज करेंगे, उतने ज्यादा चांसेस हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन बेटर रन करे, क्योंकि ये आईटी का दौर है। हर चीज जो है वो टेक्नोलॉजी की फॉर्म में, हर चीज ऐप की फॉर्म में, एप्लीकेशंस की फॉर्म में अवेलेबल है, तो उसी के अकॉर्डिंगली फिर आप काम कर सकें। कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप इन्फ्लुएंस्ड बाय, वो कह रहे हैं कि इस रिलेशनशिप ये इन्फ्लुएंस किस चीज से इन्फ्लुएंस हो सकती है? रिलेशनशिप ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, बिजनेस प्रोसेसेस क्या है, वो ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से प्रोसेसेस जो है। जी 4 बजे तक होगी क्लास। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, बिजनेस प्रोसेसेस किस तरीके से रन हो रहे हैं, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या है, मींस के कोई पॉलिटिकल पार्टी तो इन्फ्लुएंस नहीं है उस ऑर्गेनाइजेशन में, और विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन कोई पॉलिटिक्स तो नहीं चल रही, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि सीनियर मेंबर्स की एक अलग जो है टीम बनी है, जूनियर्स की अलग टीम बनी है, सीनियर जो है वो नए आने वालों को टाइम नहीं दे पा रहे, या इस तरीके की कोई पॉलिटिकल एनवायरनमेंट तो नहीं चल रहा विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, या डेवलपमेंट की एक अलग टीम बनी हुई है और एनालिस्ट की एक अलग टीम है और टेस्टर्स की एक अलग टीम है जो आपस में एक दूसरे को के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं। तो विद इन एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, कोई पॉलिटिक्स तो नहीं है एनवायरनमेंट में। अगर कोई नया बंदा आ रहा है तो उसके लिए मतलब वो मेरिट पे आ रहा है या कोई रेफरेंस के थ्रू आ रहा है, तो किस तरीके का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है,
कल्चर मीन्स नॉर्म्स क्या है, ड्रेसिंग कोड क्या है, किस तरीके से वर्किंग टाइम्स क्या है, सीटिंग एनवायरनमेंट क्या है, ये सारी चीजें एनवायरनमेंट और कल्चर के अंदर आ रहे हैं। एंड मैनेजमेंट डिसीजंस, डिसीजन मेकिंग पॉलिसी किस तरीके से, अदर हमारे पास जो है वो टोटली डिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हमेशा टॉप लेवल ही डिसीजन लेगी, या हमारे पास डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन मींस जिसमें हर किसी के पास डिसीजन लेने के राइट्स होते हैं कुछ लेवल पे। ठीक है, तो ये सब चीजें जो हैं वो इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं इस रिलेशनशिप को, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो व्हाट इज एन ऑर्गेनाइजेशन? सो जो टेक्निकल डेफिनेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन की वो क्या है? स्टेबल formal social structure that takes resources from environment and processes them to produce output। ठीक है, वो कह रहे हैं कि हमारे पास एक स्टेबल एक एनवायरनमेंट है और एक फॉर्मल सोशल स्ट्रक्चर है। फॉर्मल सोशल स्ट्रक्चर मींस कि हमने फॉर्मली डिफाइन किया हुआ है कि किसके क्या क्या रोल्स हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। दैट टेक्स रिसोर्सेज, जिनको वर्क करने के लिए मल्टीपल रिसोर्सेज चाहिए होंगी, और वो रिसोर्सेज ह्यूमन रिसोर्सेज भी होंगी और आपके पास नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज भी होंगी। ह्यूमन रिसोर्सेज में एम्प्लॉयज होंगे और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज में आपके पास सिस्टम्स होंगे। मशीन्स कौन कौन सी चाहिए, टेबल चेयर, ये सारी चीजें नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज होंगी। एंड प्रोसेसेस देम टू प्रोड्यूस आउटपुट, और कोई भी आउटपुट जनरेट करने के लिए हम उन रिसोर्सेज को प्रोसेस करेंगे। मींस वो रिसोर्सेज आपस में कम्युनिकेट करेंगी, कोऑर्डिनेट करेंगी और फिर आपस में वर्क करेंगी और फिर आउटपुट जनरेट होगा। A formal legal entity with internal rules and procedures as well as a social structure। ठीक है, हमारे पास एक लीगल एंटिटी, एक फॉर्मल जिसका नेम ऑथराइज्ड होगा और लीगल होगी। ठीक है, जो गवर्नमेंट की तमाम पॉलिसीज वगैरह को फॉलो कर रही होगी, और उसके अपने भी इंटरनल रूल्स एंड प्रोसीजर्स होंगे जिसकी बेसिस पे वो वर्क कर रही होगी। सो दैट इज द टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। और अगर हम बिहेवियरल डेफिनेशन की बात करें, सो बिहेवियरल डेफिनेशन एक ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी? अ कलेक्शन ऑफ राइट्स, privileges, obligations and responsibilities that is delicately balanced over a period of time through conflict and conflict resolution। ठीक है, बिहेवियरल डेफिनेशन ये क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन होगी कलेक्शन ऑफ राइट, जिसमें लोगों को राइट दिए जाएंगे, प्रिविलेजेस दिए जाएंगे। प्रिविलेजेस मींस किसको कहाँ तक क्या क्या एक्सेस देना है, क्या क्या राइट्स किसको कहाँ का देने, मतलब डिफरेंट रोल्स आइडेंटिफाई करना। ऑब्लिगेशंस, कौन क्या क्या नहीं कर सकता, क्या क्या चीजें करने पे ऑब्लिगेशंस हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, लिमिटेशंस हैं। और हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी जिसको हम थ्रू आउट पीरियड ऑफ टाइम पे बैलेंस कर रहे होंगे। स्टार्ट में स्ट्रक्चर जो है वो इतना वेल डिफाइंड नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस होता चला जाएगा, नए लोग आते चले जाएंगे, रिसोर्सेज का एक एनवायरनमेंट बढ़ता चला जाएगा, तो फिर चीजें नॉर्मलाइज होती चली जाएगी। स्टार्ट में चीजें बहुत हैव हैजर्डली चल रही होंगी, कोई एक प्रॉपर वर्क फ्लो नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता चला जाएगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम चीजें ऑटोमेटिकली मैनेज्ड वे में वर्क करना स्टार्ट हो जाएंगी। which is balanced over a period of time through conflict and conflict resolution। जो भी कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है, जो भी कोई प्रॉब्लम आती है, जो भी कोई इशू आते हैं, उस इश्यूज को बैठ के सॉल्व किया जाएगा। एंड दैट इशू कैन बी रिजॉल्व थ्रू अ रेजोल्यूशन। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है, कोई भी इशू आता है, तो उस इशू को प्रॉपर मैनेज करके, उसको ट्रैक करके उसको रिजॉल्व किया जाएगा, सो दैट जितने भी इश्यूज हैं वो ओवरकम हो सके। सो दैट वाज द बिहेवियरल डेफिनेशन। फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं? यूज ऑफ हायरार्किकल स्ट्रक्चर, अथॉरिटी इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, आप ये डिटरमाइन कर सकें कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, मींस डिसीजन मेकिंग पॉलिसी कौन है, टॉप लेवल पे कौन है, सीनियर लेवल पे कौन है,
उसके बाद मिडिल लेवल पे कौन है. So these all are the hierarchical structure. Hierarchical structure means कि आपकी organization की hierarchy क्या है. Hierarchy means network किस तरीके से बना हुआ है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसको जो है वो टास्क देगा, कौन किसको डिफाइन करेगा कि किसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. मींस बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का चार्ट क्या है. जैसे अगर हम कीट की बात करें तो कीट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सबसे पहले प्रेसिडेंट, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, फिर डीन, फिर डिफरेंट डिपार्टमेंट जो है उनके डायरेक्टर्स, फिर डिपार्टमेंट डायरेक्टर्स के अंदर प्रोग्राम मैनेजर्स के अंदर फिर एचओडी, फिर एचओडी के बाद हमारे पास असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर, फिर हमारे पास टीचिंग असिस्टेंट, लेक्चर में भी सीनियर लेक्चरर्स. ठीक है, तो ये सारी हायरार्की किस तरीके से. इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स कौन है, उनमें मैनेजर्स कौन है. तो दिस इज हायरार्किकल स्ट्रक्चर. हर ऑर्गेनाइजेशन का हायरार्किकल स्ट्रक्चर डिफर कर सकता है, वेरी कर सकता है. एंड व्हाट आर द अथॉरिटी इन डिसीजन मेकिंग. जब कोई ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन लेना है तो उसकी अथॉरिटी किसके पास है. डिसीजन की भी कुछ क्लासेस डिफाइन है कि किस टाइप के डिसीजन कौन ले सकता है, या हर टाइप का डिसीजन एक ही सिंगल लेवल अथॉरिटी है. हायर एंड प्रोमोट एम्प्लॉय बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन. एम्प्लॉयज को हायर कैसे करना है, उनको प्रोमोट कैसे करना है, सो दैट कुछ डिफरेंट सर्टिफिकेशंस करवानी है, कोई क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है जो एम्प्लॉयज को फुलफिल करना है इन ऑर्डर टू ज्वाइन. ठीक है, ये भी ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स के अंदर आते हैं. एडहेरेंस टू प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी, मैक्सिमाइज आउटपुट. किस तरीके से हम जो है वो अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं. मींस हम ऐसी कौन से रिसोर्सेज हायर करें, हम ऐसे कौन से प्रोसेसेस फॉलो करें सो दैट हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज हो सके. अदर फीचर्स हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या हो सकते हैं. रूटीन्स एंड बिजनेस प्रोसेसेस. रूटीन्स के प्रोसेसेस को कैसे रन करना है, बिजनेस प्रोसेसेस को कैसे रन करना है, पॉलिटिक्स किस तरीके से अप्लाई हो रही है उसको कैसे ओवरकम करना है. कोई पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस तो नहीं है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में. ठीक है, और विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन भी कोई पॉलिटिक्स तो नहीं चल रही. कल्चर क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, एनवायरमेंट एंड स्ट्रक्चर क्या है. ओवरऑल एनवायरमेंट क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, और स्ट्रक्चर क्या है. फ्लेक्सिबल एनवायरमेंट है या बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं. ठीक है, और स्ट्रक्चर क्या है ऑर्गेनाइजेशन का. सो दीज ऑल आर द फीचर्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन. सो अगर हम बात कर रहे हैं रूटीन एंड बिजनेस प्रोसेसेस की, तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. बिजनेस रूटीन्स क्या है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, कोई भी काम करने का तरीका. ठीक है, ऑर्डर लेना है हमने तो किस तरीके से ऑर्डर लेना है, कस्टमर से कम्युनिकेट करना है तो कैसे करना है. दीज आर द रूटीन टास्क. सो रूटीन्स आर बेसिकली प्रिसाइज रूल्स. प्रिसाइज मींस पहले से ही डिफाइन रूल्स हैं कि हमने अगर ऑर्डर आ रहा है तो ऑर्डर की एंट्री कैसे करनी है, तो वो पहले से पता है. प्रोसीजर्स, किसी भी काम करने का तरीका क्या है, पहले से वेल डिफाइन है, पहले से पता है. एंड प्रैक्टिसेस, कि क्या प्रैक्टिसेस हम फॉलो कर रहे हैं. डेवलप टू कोप विद वर्चुअली ऑल एक्सपेक्टेड सिचुएशंस. हर एक्सपेक्टेड सिचुएशन में हमें कौन से प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस को फॉलो करना है. These are the routines. Business processes are collections of routines. Business process क्या है हमारे पास. So these are collection of routines. Definitely आप कर सकते हैं, चीजों को चेंज कर सकते हैं with the passage of time. लेकिन चेंज करने के लिए भी एक प्रॉपर पैनल होगा. ऐसे नहीं कि आपने जाके खुद से चेंज कर दिया. ठीक है, उसमें भी फिर डिपेंड करता है कि लेवल ऑफ चेंज क्या है. अगर मिनिमम चेंज है तो आप उसको चेंज करके सबको नोटिफाई कर दें कि, और चेंज करने के लिए भी आपके पास अथॉरिटी होनी चाहिए. अगर आपके पास अथॉरिटी है तभी आप चेंज कर सकते हैं, और अगर आपके पास अथॉरिटी नहीं है तो फिर आप एक रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेंगे चेंज की. वो फिर पूरा चेंज कंट्रोल बोर्ड के थ्रू अप्रूव होगा कि ये चेंज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. बिजनेस फर्म्स, कलेक्शन ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस. इन सब बिजनेस प्रोसेसेस को जब हम कलेक्ट कर देंगे सो इट विल बी अ बिजनेस फर्म. Organizational politics, culture and environment. Organizational politics, viewpoints about how resources, rewards and punishment should be distributed. Politics may defeat plans for an information system. ठीक है, वो कह रहे हैं कि आपने रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करना है, उनको रिवॉर्ड कब देना है. ठीक है, उनका अप्रेजल कब करना है, उसका क्या है, ईयरली बेसिस पे करना है, आपने जो है वो क्वार्टरली बेसिस पे करना है. ठीक है, किस बेसिस पे आपने उनको जो है वो इंक्रीमेंट्स लगाने हैं, अप्रेजल किस तरीके से देना है, और पनिशमेंट किस तरीके से करनी है. अगर किसी से कोई गलती हो जाती है तो आप उसको नोटिस देंगे, आप एक्सप्लेनेशन मांगेंगे, या आप डायरेक्ट उसको फायर कर देंगे. सो क्या पॉलिटिक्स है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में.
और ये चीजें पहले से सबको पता होनी चाहिए कि अगर आप मिस्टेक करेंगे और उसमें भी आप बताएं कि मिस्टेक का लेवल क्या है। अगर ऐसी मिस्टेक है जिसपे कोई चांस नहीं है तो फिर आपको हम डायरेक्ट फायर भी कर सकते हैं, जिसमें नोटिस पीरियड भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें पॉलिटिक्स आप डिफाइन करें कि क्या पॉलिसीज हैं और क्या पॉलिटिक्स है। अगर बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स है विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, सो इट मे डिफीट प्लान्स फॉर एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, क्योंकि लोग चाह नहीं रहे कि इंफॉर्मेशन सिस्टम इम्प्लीमेंट हो, क्योंकि वही चीज के जब एक चीज सिस्टमेटिक वे में आ रही होगी तो गलत चीजें करने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो जो करप्शन है, अगर पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा है तो लोग कभी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे, जिससे उनकी करप्शन जो है छुप सके। Organizational culture encompasses set of assumptions that define goals and product. ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या है कि वो किस तरीके पे काम कर रही है, किन चीज की प्रोडक्ट और सर्विसेज पे काम कर रही है। व्हाट प्रोडक्ट्स द ऑर्गेनाइजेशन शुड प्रोड्यूस, हाउ एंड वेयर इट शुड बी प्रोड्यूस्ड। वो ऑर्गेनाइजेशन उन चीजों को, उस प्रोडक्ट को कैसे प्रोड्यूस करेगी और कहाँ करेगी। क्या इन हाउस प्रोडक्शन होगी या किसी सप्लायर से मांगेंगे। फॉर होम द प्रोडक्ट शुड बी प्रोड्यूस्ड, कस्टमर्स कौन है उस ऑर्गेनाइजेशन के जिसके लिए वो ऑर्गेनाइजेशन वो प्रोडक्ट बना रही है। ये सारी चीजें ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के अंदर आती हैं। मे बी पावरफुल यूनिफाइंग फोर्स एज वेल एज रिस्ट्रेंट ऑन चेंज। ठीक है, आपके पास ये एक पावरफुल टूल तो है कल्चर जो है, एज वेल एज रिस्ट्रेंट ऑन चेंज। चेंज भी अगर आपने करना है तो आप इजीली कल्चर चेंज नहीं कर सकते। अगर ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में आप चेंज लाना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी फिर आपको बहुत ज्यादा प्रोसेस फॉलो करने पड़ेंगे और उस चेंज को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करवाने के लिए टाइम लगेगा। ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरमेंट्स, organization can influence their environments. Environment generally change faster than organization. वो कह रहे हैं कि organization itself इतनी जल्दी change नहीं होती जितनी जल्दी environment change होता है। environment क्यों change होता है, क्योंकि technology बहुत rapidly change हो रही है। so जब technology change हो रही है तो आपको environment भी उसी के accordingly change करना पड़ेगा in order to be competitive. अगर आप नई चीजों को adopt नहीं करेंगे, environment को change नहीं करेंगे, तो फिर आप पीछे रह जाएंगे और वो जो आपके लॉन्ग टर्म एडवांटेजेस हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो आप कभी भी कवर नहीं कर सकेंगे। इंफॉर्मेशन सिस्टम कैन बी इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एनवायरमेंटल स्कैनिंग एक्ट एज अ लेंस। वो क्या कह रहा है कि आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो हेल्प आउट कर रहा होगा एनवायरमेंट को स्कैन करने के लिए। मींस हर चीज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वर्क कर रही है नहीं कर रही, प्रॉपर डायरेक्शन में काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, लोग सही से एक्सप्लेन, जो चीजें जिनको रोल्स डिफाइन किए गए हैं वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल हो रही हैं नहीं हो रही। एक्ट्स एज अ लेंस, मींस आप आपके लिए एज अ लेंस वर्क कर रहे होंगे जो आपको हर चीज की इन डेप्थ एनालिसिस और क्लियर व्यू दे रहे होंगे, क्लियर पिक्चर दे रहे होंगे। सो दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट। Okay, organizational structure. We have different types of organization. Structure is shape. Structure क्या है? Shape. Organization का shape क्या है हमारे पास? 5 kinds हैं हमारे पास. Different types of organization. Entrepreneur, machine bureaucracy, divisionalized bureaucracy, professional bureaucracy and adhocracy. ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीजें हैं हमारे पास? एंटरप्रेन्योर में हमारे पास स्मॉल स्टार्टअप बिजनेसेस हैं। जैसे जितने स्मॉल स्टार्टअप बिजनेसेस चल रहे हैं, लेट्स से मैंने कुछ प्रोडक्ट किया और उन प्रोडक्ट को अपने एंड से ही मैंने सेल आउट करना स्टार्ट कर दिया, सो दैट इज एंटरप्रेन्योर। ठीक है, जिसको कोई भी स्टार्ट कर सकता है, स्मॉल बिजनेसेस हैं। मशीन ब्यूरोक्रेसी, मिड साइज मैन्युफैक्चरिंग फर्म, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो मीडियम साइज की हो, जो ना तो बहुत बड़ी हो ना ही बहुत कम हो, और मैन्युफैक्चरिंग फर्म हो। मैन्युफैक्चरिंग मींस कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज हो रही हो। डिविजनलाइज ब्यूरोक्रेसी, फॉर्च्यून 500 फर्म्स, ठीक है, जो 500 फर्म्स के अंदर आ रही हो। प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी, जो लॉ वगैरह, हॉस्पिटल, स्कूल सिस्टम, ये प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं। एंड एडवोकेसी, कंसल्टिंग फर्म, जहाँ पे कंसल्टेशन हो रही हो, वो सारी कंसल्टेशन रिलेटेड फर्म जो है वो एडवोकेसी के अंदर आती है। सो देयर आर बेसिकली 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेट हो सकती हैं। लॉ फर्म्स, कोई भी लॉ फर्म्स हो गई, स्कूल सिस्टम्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, ये सारे प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी के अंदर आ रहे हैं। अदर ऑर्गेनाइजेशनल फीचर्स क्या होंगे? हैव गोल्स टू बी अचीव, ठीक है, डिफरेंट गोल्स हैं जो हमने अचीव करने। कोर्सिव में प्रेजेंस,
मीन्स कॉर्सिव बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हमने प्रेजेंस को रोकना है, लाइक हमारे पास जो है वो FIA से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन जो होंगी, ठीक है, जो डिडक्ट कर रही है करप्शन को, सो दैट जो है हम लोगों को पकड़ सकें कि वो गलत काम ना कर सकें। यूटिलिटेरियन के अंदर बिजनेसेस, स्मॉल बिजनेसेस किसी भी टाइप के बिजनेस हो सकते हैं, और नॉर्मेटिव में कॉलेज, डिफरेंट कॉलेजेस, इंफॉर्मेशन सिस्टम जो इंफॉर्मेशन दे रहे हो। कॉन्स्टिट्यूएंसीज हमारे पास क्या है, सर्व डिफरेंट ग्रुप्स, लीडरशिप स्टाइल डेमोक्रेटिक है और अथॉरिटेरियन है। अथॉरिटेरियन में क्या होगा कि एक ही बंदा है जो कि लीडर है और वही सारे डिसीजन ले रहा है। डेमोक्रेटिक मींस डेमोक्रेसी है, हर किसी को जो है वो जो है आपने, डेमोक्रेसी मींस कि हर किसी को राइट है कि वो बोल सके और डिसीजन लेने की भी अगर पावर है तो आप उसको वो पावर दें, जहां पे जिस लेवल पे है वो वहां पे रहकर तो एटलीस्ट डिसीजन ले सके। टास्क एंड टेक्नोलॉजी, रूटीन एंड नॉन रूटीन। आपके पास टास्क और टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी हो सकती है, रूटीन टेक्नोलॉजी पे भी आप काम कर सकते हैं और नॉन रूटीन टेक्नोलॉजीज पे भी काम कर सकते हैं, डिपेंड्स। So question here is that how information system impact organization and business firms. जो हम इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं कि कोई ना कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम हो, प्रॉपर इंफॉर्मेशन एक सिस्टमेटिक वे में स्टोर हो, तो ये सारे इंफॉर्मेशन सिस्टम हमारी ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस फर्म्स को कैसे इम्पैक्ट कर रही होंगी, कैसे फायदा पहुंचा रही होंगी। सो इकोनॉमिकली एंड ऑर्गेनाइजेशनल एंड बिहेवियरल इम्पैक्ट पे भी। इकोनॉमिकल कैसे पहुंचा रही होंगी, IT चेंज रिलेटिव कॉस्ट ऑफ कैपिटल्स एंड कॉस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। वो कह रहा है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के यूज ने आपकी जो है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कॉस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन को चेंज कर दिया है। लाइक रिड्यूस नंबर एंड रिप्लेस द फंक्शन ऑफ मोर मिडिल मैनेजर्स। मतलब आपको कम रिसोर्सेज चाहिए, जो काम पहले आपको ह्यूमन परफॉर्म करके दे रहे थे, जिसके लिए आपको मिडिल लेवल मैनेजर चाहिए थे, वही काम अब आपको सिस्टम जनरेट करके दे रहे हैं। मतलब आपकी रिसोर्सेस कम हो गई, आपने सिस्टम को ही इतना पावरफुल बना दिया कि जो काम इंसान कर रहे थे वो काम अब सिस्टम कर रहे हैं। रिड्यूस द नीड फॉर अदर फॉर्म्स ऑफ कैपिटल बिल्डिंग मशीनरी। पहले जो आपको अदर कैपिटल रिक्वायर्ड होता था, लेट से आपको नई बिल्डिंग रिक्वायर्ड है, नई मशीनरी चाहिए, वो काम भी आपका सिस्टम ही जनरेट कर रहा है। ठीक है, आप आउटसोर्स भी कर सकते हैं, आप कहीं और से भी करवा सकते हैं, आपको अलग से एसेट लेने की जरूरत नहीं है, कैपिटल अलग से इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। जी दानियाल। मैम मुझे ये पूछना था कि अभी जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, आपने बताया कि सारा काम मतलब जो पहले इंसान करते था वो मशीनें कर रही हैं, सिस्टम कर रहे हैं, तो आगे आगे तो फिर ऐसा और बढ़ता रहेगा, तो इंसानों की ज़रूरत नहीं होगी। ये भी एक डिबेट है। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट चल रही है जिसमें यूरोपियन कंट्रीज हैं कि हमने मशीन को इतना पावरफुल बना दिया है कि ये तो ह्यूमन को हर जगह पे रिप्लेस कर रहे हैं, फिर हमें तो ह्यूमन नजर ही नहीं आएंगे और ये मशीन ही काम कर रही होंगी। सो इट्स अ डिबेट जिसपे बहुत ज्यादा बहस आर्ग्यूमेंट चल रहा है। लेकिन अगेन वो जो मशीन है उसको कंट्रोल तो यूजर ही कर रहा है ना, दैट मशीन इज डिपेंडेंट ऑन यूजर। उसके पीछे जो लॉजिक है वो तो कोई ना कोई डिजाइनर या वो ही लगा रहा है। बिल्कुल होगा, जॉब इशू होगा और जॉब इश्यूज होने शुरू हो गए। ये जो AI बेस्ड लर्निंग एप्लीकेशंस हैं, ये जो रोबोट्स वगैरह हैं, ये डेफिनेटली आपकी जॉब को रिप्लेस कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन, लेकिन इट्स नेसेसरी। कॉम्पिटेटिव रहने के लिए आपको इन सब चीजों पे काम करना है, वरना आप पीछे रह जाएंगे। अगर आप इन चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। मतलब जो अभी टेक्निकल चीज़ें नहीं पढ़ रहा जैसे, तो आगे आगे उसके लिए खतरा है। बिल्कुल, अगर आपको ये टेक्निकल चीजें नहीं पता तो आप जब जॉब पे जाएंगे तो वो जॉब पे भी अब सब चीजों के लिए आपके पास डिफरेंट टूल्स यूज हो रहे हैं। तो आपको उन टूल्स पे काम आना चाहिए। अगर आप नहीं कर सकते तो वो आपको रिप्लेस कर देंगे, किसी और रिसोर्स को हायर कर देंगे। और वो टूल्स ओके। ही सारे डिसीजंस ले रहे हैं। टूल्स को आप सिर्फ यूज करें, यूटिलाइज करें। बैकएंड पे टूल सारे काम खुद कर रहे हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन देने के लिए, एंट्री के लिए तो पर्सन चाहिए होगा ना अभी फिलहाल। लेकिन अगर हम रोबोट्स की बात करें तो रोबोट तो ऑटोमेटिकली वो तो सारी चीजें बस आपने सिस्टम बिठा दिया, वो खुद ही एनवायरनमेंट को जज करके भी इनपुट दे रहा है। बिल्कुल चाहिए होंगी, रिसोर्सेस चाहिए होंगे मशीन को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन एक दफा आपने मशीन को इतना पावरफुल बना दिया, आपके इतनी इंटेलिजेंट हो गई मशीन कि वो जब रन करने लग गई तो उसको दोबारा यूजर्स की जरूरत थोड़ी है। वो तो खुद इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट हो गई है।
हातिमुद्दीन मीटिंग में नहीं है क्या? हतीमुद्दीन is not in the meeting right now. हाँ तो बेटा ये डिबेट है, ये डिबेट चल रही है कि आहिस्ता आहिस्ता, जैसे आप देखें पहले पास्ट में था तो जॉब्स और पहले टाइम पे लोग एक्टिव होते थे। अब इस टेक्नोलॉजी ने लोगों को सुस्त बना दिया है। पहले लोग जगह जगह मारे मारे फिर रहे होते थे जॉब के लिए, काम के लिए, अब वही चीज घर बैठे कर रहे हैं। हमने जब, मुझे याद है जब HCI पढ़ी थी तो हमारे एक सर कहते थे कि पहले टाइम में, आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले या 100 साल पहले की अगर हम बात करें या 50 साल पहले की बात करें, तो ये जो डिवाइसेस होती थी, ये डिवाइसेस हैवी वेट होती थी। लाइक कंप्यूटर सिस्टम, प्रोसेसर इतनी हैवी हैवी, और उनको चलने के लिए ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए होती थी, ज्यादा स्पेस चाहिए होती थी, और उनका एनवायरनमेंट भी क्या है, एयर कंडीशन। अगर बहुत ज्यादा उस हैवी आपके पास प्रोसेसर है तो उसके लिए आपको एयर कंडीशन भी चाहिए होता था। लेकिन जैसे, और उस टाइम पे लोग जो होते थे वो बिल्कुल एक्टिव होते थे। ठीक है, दुबले पतले पतले से लोग होते थे क्योंकि वो मेहनत करती थी। इवन अगर हम लोग भी देखें पास में, प्रीवियस जाएं तो हमारे दादा नाना को देखें तो वो लोग एक्टिव होते थे। 60 70 इवन 80 में भी वो बहुत एक्टिव होते थे, और हम लोग अभी 30 40 पे ही जो है ना बिल्कुल सुस्त हैं, कुछ काम नहीं कर सकते। अब क्या है, अब जो सॉफ्टवेयर हैं और जो रिसोर्सेज हैं, मशीन्स हैं, वो बहुत जो है वो स्मॉलर साइज के हो गए, और हम जो है वो ओवरवेट हो गए। सो चीजें तो चेंज हो रही हैं और हम सब उस चेंज का हिस्सा हैं। सो जब कोई चीज चेंज होती है तो हम सबको ऑटोमेटिकली चेंज को अडॉप्ट करना पड़ता है। अब आप देखें पहले जमाने में टीवी का साइज क्या, वैक्यूम ट्यूब्स यूज होती थी। टीवी इतने बड़े बड़े हैवी हैवी टीवी होते थे, और लेकिन उस टाइम पे इंसान सुस्त था। सो इट मीन्स कमजोर और बट एक्टिव था, बहुत जल्दी जल्दी सारे काम करता था। अब तो मशीनों ने हमें बिल्कुल यूजलेस बना दिया है। अब तो घर के सारे काम भी मशीन करते हैं, फिर भी हमारे पास टाइम नहीं बचता। पहले हमारी दादियां नानियां सारा काम खुद करती थी, मसाले भी खुद पीसते थे और सब, मतलब एक मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, और हम नहीं कर सकते ये सब काम। अब हमारे लिए हर काम के लिए मासी आ रही है। ठीक है, तो यही चीज है कि ये चेंजेस आ रहे हैं लाइफ में, और ये इंसान, और देखें अब बीमारियां भी ज्यादा हैं पहले, और पहले लोगों की एजेस भी ज्यादा होती थी। अब देखें एज बहुत कम होती जा रही है लोगों की, क्योंकि हम छोटी एज में ही, बहुत कम एज में ही टेंशन है, स्ट्रेस है, लाइफ बहुत फास्ट हो गई है। पहले लाइफ में सुकून था, बहुत सारे काम होते थे लेकिन सुकून था। अब सुकून नहीं है लाइफ में। इतनी भागम भाग इतनी तेज लाइफ हो गई है कि पता ही नहीं चलता कि दिन कहाँ गया और हफ्ते कहाँ गए। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास देखिए नीड फॉर अदर फॉर्म्स ऑफ कैपिटल भी कम हो गया, और आपके पास ह्यूमन रिसोर्सेज भी कम हो गई। वो सारा काम अब आपका सिस्टम कर रहा है। IT हेल्थ फर्म्स कॉन्ट्रैक्ट इन साइजेस। अब आप देखें लोगों की सैलरीज भी कम होती जा रही हैं, लोगों की सैलरीज कम हो रही हैं, और ये जो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं और ये जो सॉफ्टवेयर है, इनकी कॉस्ट बढ़ती चली जा रही है। पहले हार्डवेयर की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती थी और सॉफ्टवेयर की कॉस्ट कम होती थी। अब सॉफ्टवेयर की कॉस्ट बहुत ज्यादा है और हार्डवेयर बहुत चीप कॉस्ट में मिल जाता है आपको। तो हर चीज चेंज हो रही है और हम उस चेंज का पार्ट है, और हमको एक्सेप्ट करना है, उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। IT helps firm contract in size. It can reduce transaction cost, the cost of participating in markets, outsourcing. वो कह रहे हैं कि अब आप आउटसोर्सिंग यूज हो रहा है। आउटसोर्सिंग मीन्स कि हर चीज आपको स्क्रैच से बनाने की जरूरत नहीं है। आपको मशीनरी, आपको बिल्डिंग्स, आपको स्पेस की जरूरत नहीं है। जो लोग बनवा रहे हैं उनसे आउटसोर्स कर लें, वो आपको सप्लाई कर देंगे। आपको खुद से ये सारी चीजें करने की क्या जरूरत है। IS technology is a factor of production like capital and labor. ठीक है, कि हमने क्या करना है, कैपिटल और लेबर किस तरीके से, क्या क्या चीजें हमारे पास मौजूद है, और हमें लेबर कितना देना है। जाहिर है अब जितना मेरे पास बजट होगा मैं उतना ही लेबर दे सकती हूँ लोगों को। अगर मेरे पास बजट कम है, मेरे पास इन्वेस्टमेंट कम है, तो फिर मैं बहुत ज्यादा लेबर को हायर नहीं कर सकती। IT affect the cost and quality of information and changes economics of information. ये क्या कह रहे हैं कि IT जो है वो हमारी कॉस्ट और क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन को भी इफेक्ट कर रही है, और हमारी इकोनॉमिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन को भी चेंज कर रही है। ईच एंड एवरीथिंग इज नाउ अवेलेबल ऑन इंटरनेट। आप कुछ भी एक्सेस करना चाहें आप इंटरनेट पे एक्सेस कर सकते हैं। और इवन अगर हम कभी रियलाइज करें कि हमारा सारा डेटा
तो ये गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक के थ्रू हमारा सारा डाटा तो एक्सेसिबल है। हमारा बैंक अकाउंट, वो कुछ शेयर भी मैं देख रही थी एक फेसबुक पे कि एक बंदा है, वो पिज्जा ऑर्डर कर रहा था, तो वो जो पिज्जा ऑर्डरिंग सिस्टम है वो उसको सब चीजें बता रहा था कि आपने लास्ट में ये फ्लेवर ट्राई किया, अब आप ये करें। फिर वो कहता है कि अच्छा मुझे इसकी कितनी कॉस्ट पड़ेगी, तो वो कहता है कि आपका बैंक अकाउंट हमें ये बता रहा है। तो वो बंदा हैरान हो जाता है कि मेरा बैंक अकाउंट इसको कैसे ये डिटेल्स बता रहा है। फिर वो कहता है कि अच्छा मुझे इसमें ये चीजें भी ऐड करनी है, मुझे चीज ऐड करना है। तो कहते हैं नहीं सर, आप चीज ऑर्डर नहीं कर सकते, ये भी ऑर्डर नहीं कर सकते, उससे आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। आपके रिकॉर्ड, हमारे पास जो आपका रिकॉर्ड है, जो आपके फलाने बैंक हॉस्पिटल में है, उसमें ये डिटेल, पता नहीं आपने वो पोस्ट देखी है या नहीं देखी। तो मतलब वो पर्सन इतना हैरान होता है कि मेरी ये सारी चीजें किस तरीके से एक जो है वो सिस्टम के पास मौजूद है। इट मीन्स अगर हम भी देखें तो हमारी हर चीज तो शेयर हो रही है। ईच एंड एवरीथिंग जो हम फेसबुक पे डाल रहे हैं, हमारी पिक्चर्स, हमारे नंबर्स, व्हाट्सएप पे हमारे नंबर, ईच एंड एवरीथिंग वहां पे शेयर हो रही है। माइक्रोसॉफ्ट के पास हमारा पूरा डेटा है। मैं क्या सर्च कर रही हूँ, मैं क्या देख रही हूँ, मेरे क्या लाइक्स हैं, मेरे क्या डिसलाइक्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है हमारी। एग्जैक्टली सब चीजें एक्सेसिबल हैं। कुछ भी हमारा जो डाटा है वो अब कुछ भी, हम जो कह रहे हैं ना प्राइवेसी लगा दी, तो प्राइवेट तो कुछ भी नहीं है, सब चीजें तो एक्सेसिबल हैं। मेरी डेट ऑफ बर्थ पता है, वो उससे हैप्पी बर्थडे विश कर रहा होता है, वो सारी चीजें बता रहे हैं। ट्रांजैक्शन कॉस्ट थ्योरी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट थ्योरी क्या बता रही है? फर्म सीक्स टू इकोनॉमाइज ऑन कॉस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन मार्केट। ठीक है, वो कह रहे हैं कि हमारे पास ट्रांजैक्शन कॉस्ट हमारी कितनी होगी, प्रोडक्शन वर्सेस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ठीक है, फर्म्स ये जानने की कोशिश कर रही हैं कि हमारे पास किसी भी मार्केट में पार्टिसिपेट करने के लिए हमें कितनी कॉस्ट रिक्वायर्ड होगी। मींस हमारे पास कितना कैपिटल होना चाहिए सो दैट हम लॉन्च कर सके मार्केट में। IT lowers market transaction cost for firm, making it worthwhile for firms to transact with other firms rather than grow the number of employees। वो कह रहे हैं कि आप एम्प्लॉयज को बढ़ाने के बजाय अगर आप IS या इंफॉर्मेशन सिस्टम पे फोकस करेंगे तो आप ज्यादा कॉम्पिटिटर होंगे। With the internet, firms find it more cost effective to use the marketplace and contract for work in a market rather than hire employees। वो कह रहे हैं कि अब जैसे हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग का भी एक कॉन्सेप्ट है, पहले तो होता था ना सेल्स एंड मार्केटिंग, अब सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट की वर्थ भी कम हो गई है, क्योंकि अब डिजिटली मार्केट हो रही है हर चीज की। आपने एड, ये जो हम यूट्यूब देख रहे होते हैं उसपे जो एड चल रहे होते हैं, ये क्या है? ये डिजिटल मार्केटिंग है। अब सेल्स एंड मार्केटिंग वालों का काम भी कम हो गया, वो सारी चीजें आप डिजिटली कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि लोगों को हायर करने के बजाय ज्यादा बेटर सोल्यूशन ये है कि आपके पास इंटरनेट और बहुत सारी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आप ओवर द इंटरनेट मार्केटिंग करें। सो दैट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन कॉस्ट थ्योरी। एजेंसी थ्योरी क्या कह रही है? Firm is nexus of contracts among self-interested parties requiring supervision. Firms experiences agency cost, the cost of managing and supervising which rise as firm grows। वो कह रहे हैं जैसे जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी बढ़ती चली जा रही है, वैसे ही आपकी कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग एंड सुपरवाइजिंग भी बढ़ेगी जा रही है, आपको ज्यादा मैनेज करना पड़ेगा चीजों को। IT can reduce agency cost, making it possible for firms to grow without adding to the cost of supervising and without adding employees। वो कह रहे हैं कि आपकी एजेंसी कॉस्ट रिमूव होगी, क्योंकि अब हर कोई घर बैठे काम कर रहा है। तो पहले आपको वर्क प्लेस चाहिए होती थी, आपको ऑफिस चाहिए होता था, जनरेटर्स चाहिए, एसी चाहिए। अब अगर लोग घर बैठे काम कर रहे हैं या अपने अपने बिजनेसेस रन कर रहे हैं, तो उनके लिए ओवरऑल जो एजेंसी कॉस्ट है वो कम